नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 मई सन 2026। आज पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस है। युवाओं के बीच खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसके अलावा आज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी है। महान कवि, संगीतकार और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म साल 1861 में आज के दिन हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में फिर से बारिश के आसार। एक और पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस गिरा। हरियाणा में बारिश, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा। इस तारीख को खातों में आएगी राशि। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से गन्ना व कपास उत्पादक किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 2 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, बताएंगे पूरी अपडेट। महेंद्रगढ़ में सरसों के भाव में आई तेजी से किसानों पर छाई खुशियां। MSP से ज्यादा मिल रही कीमत, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जरूरी स्टाफ का संकट होगा समाप्त, होगी सीधी भर्ती। धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। हरियाणा सरकार ने कड़े किए ट्रैवल एजेंट नियम। हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ाने वाली खबर आई सामने। सद्भावना यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं राहुल गांधी। पोस्ट ऑफिस में खाता तो जान ले नए नियम। डिपॉजिट व विड्रॉल में दिखेगा नई व्यवस्था। हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों को झटका। 60 साल तक नहीं कर पाएंगे नौकरी। हाईकोर्ट ने खारिज की दलीलें, सरकार ने बदले नियम। हरियाणा में आज यानी 7 तारीख से खुलने जा रहा है UG एडमिशन पोर्टल। 11 जून को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी। विनेश फोगाट केस पर हुड्डा सख्त, कहा महिला पहलवान के आरोप नए नहीं, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे यूपी सरकार। ईरान जंग 48 घंटे में खत्म हो सकती है। 14 शर्तों पर समझौता तैयार हुआ। अमेरिका ईरानी प्रॉपर्टी लौटाएगा तो वहीं ईरान होर्मुज खोलेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेगा। और वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा, कैबिनेट की मंजूरी। अपमान करने या गायन में बाधा डालने पर सजा व जुर्माना जनगण मन से पहले गाया जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में हुई तेज बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक की चेतावनी जारी की है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार राज्य में मौसम आमतौर पर 10 मई तक परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। आज यानी 7 मई से 10 मई तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान हवाओं में बदलाव आने तथा उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने तथा रात्रि तापमान में गिरावट होने की संभावना है। वहीं 10 मई की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके आंशिक प्रभाव के कारण फिर से प्रदेश में मौसम बदलाव आने की संभावना है। बदलते मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह है कि गेहूं और जौ की कटाई व मड़ाई का काम कर चुके किसान भूसे और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर रखें, ताकि तेज हवा या बूंदाबांदी से नुकसान न हो। वहीं पशुओं को धूल भरी आंधी और बारिश से बचाने के लिए शेड के नीचे रखें। हरियाणा में 70% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने की राहत देने वाले पुराने नियम पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 फरवरी 2026 से लागू संशोधित नियमों के बाद कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष से आगे सेवा जारी रखने का दावा नहीं कर सकता। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की अदालत ने इस संबंध में दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डिवीजन बेंच पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि संशोधित नियम मौजूदा कर्मचारियों पर ही लागू होंगे। कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक अनुशासन की मांग है कि पहले दिए गए डिवीजन बेंच के फैसले का समान रूप से पालन किया जाए। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी। हरियाणा के कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन पोर्टल आज यानी 7 मई से खुलने जा रहा है। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स आवेदन कर पाएंगे। एडमिशन को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स 31 मई तक आवेदन कर पाएंगे। एडमिशन फॉर्म में एडिटिंग का ऑप्शन भी दिया जाएगा। ऐसे में अगर स्टूडेंट्स कोई गलत जानकारी सबमिट कर देते हैं तो 1 जून तक इसको एडिट भी किया जा सकेगा। इसके लिए विद्यार्थी के दर्ज नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसके आधार पर फॉर्म एडिट हो सकेगा। आवेदनों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन 9 मई से 6 जून तक होगी। पहली फाइनल मेरिट लिस्ट 11 जून को तो वहीं दूसरी फाइनल मेरिट लिस्ट 17 जून को जारी की जाएगी। हायर एजुकेशन विभाग ने इस बार मई में कॉलेजों की UG कक्षाओं के लिए एडमिशन पोर्टल खोलने का बड़ा और अहम फैसला लिया है, ताकि जुलाई महीने में समय पर कॉलेजों का सेशन शुरू हो पाए। अभी तक CBSE और HBSE ने रिजल्ट जारी नहीं किया है। 12वीं के अंकों के आधार पर ही कॉलेजों की मेरिट लिस्ट बनेगी।
हरियाणा सरकार ने विदेश भेजने, वीजा दिलाने और ट्रैवल कंसल्टेंसी नाम पर हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए नगर संशोधित ट्रैवल एजेंट कानून को लागू कर दिया है। पहले जहां कानून मुख्य रूप से सीमित ट्रैवल एजेंट गतिविधियों तक केंद्रित था, अब संशोधित कानून लगभग हर तरह के वीजा, विदेश यात्रा, दावा, सलाह और प्रचार नेटवर्क को अपने दायरे में ले लिया है। साथ ही सजा का प्रावधान भी सख्त कर दिया है। पहले स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा, मेडिकल वीजा, धार्मिक यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल का आयोजन या विवाह आधारित विदेश भेजने के मामलों में कई एजेंट कानूनी निगरानी से बाहर रह जाते थे, लेकिन अब एजेंट, कंसल्टेंट और बिचौलिए कानून के तहत जवाबदेह होंगे और सीधा कानूनी कार्रवाई की ताकत मिल गई है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि नए कानून के तहत अब विदेश भेजने से जुड़े सेमिनार, विज्ञापन, वीजा सलाह, इंटरनेट प्रचार, डिजिटल मार्केटिंग और कंसल्टेंसी सेवाएं देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। पहले फ्रीलांस दलाल, छोटे एजेंट, सोशल मीडिया प्रचारक, ऑनलाइन विज्ञापन दाता, विदेश भेजने वाले सेमिनार आयोजक और वीजा सलाह देने वाले कई लोग सीधे कानून के दायरे में नहीं आते थे। पुराने कानून में दस्तावेज जांच सीमित थी, जबकि नए संशोधन में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंग्रेजी भाषा टेस्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, टिकट, वीजा और डिजिटल रिकॉर्ड तक को कानूनी रूप से शामिल किया गया है। पहले लाइसेंस रद्द करने के आधार सीमित थे, लेकिन अब कानून की किसी भी धारा के उल्लंघन करने पर एजेंट का पंजीकरण सीधे रद्द किया जा सकेगा। यानी बिना पंजीकरण काम करना, फर्जी कागजात लगाना, झूठे विज्ञापन देना या गलत सलाह देना अब सीधे बड़े दंड के दायरे में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में किसानों से जुड़े 2 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों में से प्रमुख औद्योगिक व कृषि क्षेत्रों को मजबूती प्रदान होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए 5,659 करोड़ रुपए के कपास क्रांति मिशन के अपने फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस ऐतिहासिक पहल से देश के लाखों किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। यह राशि मुख्य रूप से अनुसंधान, उत्पादन तकनीकों को बढ़ाने और किसानों को नए जमाने के फाइबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर खर्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने के फैसले को भी इस बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया गया यह फैसला देश के करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उत्पादन का बेहतर प्रतिफल दिलाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रजेंद्र सिंह इन दिनों पूरे प्रदेश में सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाली यह सद्भावना यात्रा बहुत से विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर चुकी है। यह यात्रा इसलिए चर्चाओं में बनी हुई है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक या सीनियर नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहा है। कुछ हलकों में जिला अध्यक्ष या फिर पुराने कांग्रेसी नेताओं ने अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और कई अन्य बड़े नेताओं ने यह कहकर सद्भावना यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया कि यह ब्रजेंद्र सिंह की निजी यात्रा है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 मई को गुरुग्राम में पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी खांडसा रोड से लेकर सदर बाजार तक होने वाले रोड शो में हिस्सा लेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सद्भावना यात्रा में शामिल होने की खबर सामने आने पर हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं में उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। अब तक हुड्डा और अन्य सीनियर नेता जो इस सद्भावना यात्रा को निजी यात्रा बताते हुए किनारा कर रहे थे, अब उन्हें राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में शिरकत करनी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भले ही सद्भावना यात्रा को अब पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता निजी पहल बताते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी से इसे बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। इस कार्यक्रम से हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिलेगी और शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की एकजुटता का भी संदेश जाएगा। हरियाणा में इस बार सरसों उत्पादक किसानों की मौज बनी हुई है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 6,200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, लेकिन ज्यादातर किसानों को एमएसपी से अधिक ही भाव मिला है। जिन किसानों की फसल की गुणवत्ता टॉप थी, उन्हें तो एमएसपी से 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल तक अधिक भाव देखने को मिला। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले की अटेली अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ सरसों के भाव में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के भाव की
तुलना करें तो फिलहाल भाव में 200 रुपये प्रति क्विंटल तक तेजी बनी हुई है। सरसों के भाव में तेजी का सीधा असर किसानों की सक्रियता पर पड़ा है। जिन किसानों ने ज्यादा भाव के लिए अपनी फसल को घर पर स्टोर किया हुआ था वो अब मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं ताकि समय रहते ऊंचे भाव का फायदा उठाया जा सके। मंगलवार को अटेली मंडी में सरसों का अधिकतम भाव 6,750 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। हरियाणा में दिव्यांग छात्र छात्राओं की पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाई, इसके लिए सरकार ने कुछ बड़े और अहम कदम उठाए हैं। अब दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जरूरी स्टाफ का संकट समाप्त होने जा रहा है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में पहली से 8वीं कक्षा में कुल 12,827 दिव्यांग पढ़ रहे हैं, जिनके लिए वित्त विभाग की तरफ से विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए 1,093 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 5वीं कक्षा तक 713 और 6ठी से 8वीं तक के लिए 380 पद सम्मिलित हैं। ऐसे में अब विशेष शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से नई पॉलिसी का मसौदा रेडी कर लिया गया है। जैसे ही इस पर मंत्रिमंडल की मुहर लगेगी, यह नीति लागू हो जाएगी। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति अब कंपलसरी है। हरियाणा में किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले मार्च और अप्रैल महीने में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान को लेकर प्रदेश के 144 गांवों के किसानों ने मुआवजा राशि की मांग की। बता दें कि 16 जिलों से 6,821 किसानों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा दर्ज करवाया है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से फसलों में बरसात और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान का ब्यौरा दर्ज करवाने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था। राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि कल यानी 8 मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजी जाएगी। मार्च और अप्रैल महीने में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के बहुत से इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा था। किसानों के इस नुकसान की भरपाई के लिए इस क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ब्यौरा मांगा गया था, जिसके बाद अब प्रभावित किसानों को ये मुआवजा राशि दी जाएगी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहलवान और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट से जुड़े मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि उनके आरोप कोई नए नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि महिला पहलवानों ने पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया था। विनेश फोगाट ने कहा था कि जो कुश्ती प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है वहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह का निजी शिक्षण संस्थान है। ऐसे स्थान पर मेहनत करने वाले खिलाड़ियों को उनका अधिकार मिलना बेहद कठिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि किस मुकाबले में कौन निर्णायक होगा, किसे कितने अंक दिए जाएंगे और किस खिलाड़ी को जिताया या फिर हराया जाएगा, इस पर प्रभाव डाला जा सकता है। हुड्डा ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारी बेटियों के साथ छेड़छाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा पूर्व सीएम व बंगाल व असम में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध रही है। कांग्रेस केरल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही है तो तमिलनाडु में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनाई गई। हरियाणा के तीनों नगर निगम चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। सभी निगमों में कांग्रेस के मेयर व पार्षद चुने जाएंगे। देश भर के पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि सरकार ने 2026 से पोस्ट ऑफिस से जुड़े लेन देन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब ग्राहकों को पैसे जमा करने और निकालने के दौरान कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा ताकि उन्हें बाद में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। नए आयकर नियम 2026 के तहत पोस्ट ऑफिस में होने वाले कोई वित्तीय लेन देन के लिए अब पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। फिर चाहे खाता खोलना हो, पैसे जमा करने हो या पैसे निकालना हो या फिर FD और निवेश करना हो, इन सभी कार्यों में पैन कार्ड अब जरूरी होगा। अगर किसी ग्राहक के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे अब फॉर्म 97 भरना होगा। अब बिना पहचान के लेन देन करना मुश्किल होगा। पैन कार्ड की अनिवार्यता के साथ ही एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब सरकार ने पुराने फॉर्म 15G और 15H और फॉर्म 60 को हटा दिया है और उसकी जगह नया फॉर्म 121 यानी 1-to-1 लागू किया है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जो टैक्स में छूट चाहते हैं। सरकार ने इन नियमों को तुरंत लागू करने के आदेश जारी किए हैं ताकि टैक्स प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सके। पंजाब नेशनल बैंक मनेठी रेवाड़ी द्वारा सुरक्षा गार्ड सह गार्डनर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां संविदा आधार पर होने जा रही हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 7वीं पास होने चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को कृषि या बागवानी कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 22
वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। सैलरी 12,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीज फायर को लेकर सहमति दे सकता है। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता यानी MOU तैयार है। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। समझौते की अहम शर्तों की बात करें तो सबसे पहले युद्ध खत्म करने की घोषणा होगी। 30 दिनों तक दोनों देशों की विस्तृत बातचीत होगी। इसमें होर्मुज परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील जैसे मुद्दे होंगे। दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद या फिर जेनेवा जैसे शहरों पर विचार हो रहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक सकता है। बदले में अमेरिका धीरे धीरे प्रतिबंध कम करेगा और ईरान के जब्त किए हुए अरबों डॉलर जारी कर सकता है। साथ ही होर्मुज में दोनों तरफ से लगाई गई पाबंदियों में भी ढील दी जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा विवाद न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की अवधि को लेकर है। ईरान 5 साल का प्रस्ताव दे चुका है, जबकि अमेरिका 20 साल के लिए चाहता था। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, जिसमें 12 से 15 साल तक की अवधि पर बात चल रही है। उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हुई है। यूपी के गाजियाबाद में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, तो वहीं बारिश के कारण पूरे यूपी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। तो वहीं राजस्थान में बाड़मेर और फलौदी को छोड़कर बाकी सभी शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इधर बिहार और मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी है। राज्य में 7 मई तक आंधी बारिश जारी रहेगी। भारतीय मौसम के लिहाज से आने वाले दिन काफी उथल पुथल भरे रहने वाले हैं। एक तरफ जहां अरब सागर में मानसून पूर्व चक्रवाती तूफान के संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहत दे रही बारिश और तेज हवाओं के थमने के बाद उत्तर भारत में गर्मी का नया दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों और ऐतिहासिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 10 मई के आसपास दक्षिण पूर्वी अरब सागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में एक चक्रवाती सिस्टम बन सकता है। इससे बारिश तूफान संभव है। आज यानी 7 मई की बात करें तो असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बिजली गिरने और कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं यूपी, बिहार, झारखंड और ओडिशा में बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत के हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 941 अंक की तेजी के साथ 77,959 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 298 अंक की तेजी रही और ये 24,331 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट रही। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, बैंकिंग और रियल्टी शेयर्स में 2% से अधिक की बढ़त देखने को मिली। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर सकारात्मक खबरें आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते के संकेत देने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वहीं तनाव कम होने की उम्मीद और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू करने के प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान से कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गई हैं, जो भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए बड़ी राहत है। सोने चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 9,000 रुपए बढ़कर 2,49,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,38,188 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। बताते चलें कि 29 जनवरी को सोने ने 1,76,000 रुपए और चांदी ने 3,86,000 रुपए का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।